नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। बिहार की जिन 121 सीटों पर फर्स्ट फेज में वोटिंग होनी है, उन सीटों पर आज कैंपेन का शोर थम गया। लेकिन प्रचार के आखिरी दिन नेताओं के बीच जबरदस्त जुबानी जंग हुई। बात धमकियों तक पहुंच गई। 2 एफआईआर दर्ज हो गई। एक एफआईआर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के खिलाफ हुई, दूसरा केस ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ दर्ज हुआ। ललन सिंह ने मोकामा में लोगों से कहा, यहां एक शख्स है, बड़ा नेता बनता है, उसे वोटिंग के दिन घर से मत निकलने देना। जबकि ओवैसी की पार्टी के नेता ने तेजस्वी यादव को जीभ काट लेने, आंख निकाल लेने की धमकी दी। दोनों के खिलाफ चुनाव आयोग ने एक्शन लिया। 6 नवंबर को जिन सीटों पर वोटिंग होनी है, उनमें तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, अनंत सिंह, ओसामा शाह जैसे कई बड़े और चर्चित नाम शामिल हैं। आज के कैंपेन में सभी पार्टियों का फोकस इन्हीं सीटों पर रहा। राजनाथ सिंह राघोपुर में बीजेपी के उम्मीदवार के लिए वोट मांगने पहुंचे, तो तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य अपने भाई के लिए कैंपेनिंग करती दिखाई दी। रघुनाथपुर में ओसामा शाह के खिलाफ हिमंता बिस्वा शर्मा ने मोर्चा संभाला। योगी आदित्यनाथ ने भी 4 पब्लिक मीटिंग्स को एड्रेस किया। हिमंता और योगी की जोड़ी ने बिहार में क्या कमाल दिखाया। तेजस्वी ने वोटिंग से 48 घंटे पहले कौन सा दाव खेला, नीतीश कुमार ने उसका क्या जवाब दिया, ये सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको बताता हूं, आज बिहार के इलेक्शन में एक बड़ा ट्विस्ट आया। मुस्लिम उम्मीदवार ने तेजस्वी और मुकेश सहनी को घुटनों पर ला दिया। बिहार की यह सबसे बड़ी सियासी खबर है। गौराबोराम सीट से आई है। इस सीट पर मुकेश सहनी ने अपने भाई संतोष सहनी की उम्मीदवारी को वापस लेने का ऐलान कर दिया। मुकेश सहनी ने कहा, अब वो इस सीट पर आरजेडी के टिकट पर चुनाव मैदान में डटे अफजल अली को सपोर्ट करेंगे। असल में सीटों के बंटवारे में गौराबोराम की सीट वीआईपी पार्टी के खाते में आई थी, लेकिन इससे पहले लालू यादव अफजल अली को टिकट दे चुके थे। अफजल अली ने पर्चा भर दिया था। क्योंकि जिस दिन सीटों का बंटवारा हुआ उस दिन पर्चा वापस लेने का आखिरी दिन था, तो इस सीट पर मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी ने भी नॉमिनेशन फाइल कर दिया। लेकिन अफजल अली ने नाम वापस लेने से इनकार कर दिया। वो चुनाव मैदान में डटे रहे। ओवैसी की पार्टी के नेता तेजस्वी के खिलाफ कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, इसका एक एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं। किशनगंज में एआईएमआईएम के उम्मीदवार तौसीफ आलम ने भरी सभा में सैकड़ों लोगों की भीड़ के सामने तेजस्वी यादव की आंख निकालने, उंगली काटने, जीभ काटने की धमकी दी। किशनगंज में जिस वक्त तौसीफ आलम ने यह जहरीली बातें कही, उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी मंच पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी के नेता को संभल कर बोलने की हिदायत तक नहीं दी, न रोका न टोका। किशनगंज की रैली में ओवैसी जब मंच पर पहुंचे, उस वक्त किशनगंज की बहादुरगंज सीट से एआईएमआईएम के उम्मीदवार तौसीफ आलम तकरीर कर रहे थे। ओवैसी को देखकर वो ज्यादा जोश में आ गए, क्योंकि तेजस्वी ने ओवैसी को चरमपंथी कहा है। इस बयान को मुद्दा बनाकर तौसीफ आलम ने तेजस्वी को कोसा। पहले उन्होंने तेजस्वी को 9वीं फेल बताया, फिर एक्सट्रीमिस्ट की स्पेलिंग पूछी और इसके बाद धमकी दी कि अगर ओवैसी के खिलाफ तेजस्वी यादव इसी तरह के बयानबाजी करते रहे तो उनकी जुबान काट ली जाएगी, आंखें निकाल ली जाएंगी। बयानबाजी के चक्कर में आज केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी फंस गए। मोकामा में जेडीयू के उम्मीदवार अनंत सिंह दुलारचंद की हत्या के केस में जेल में है। मोकामा में 6 नवंबर को वोटिंग होनी है, इसलिए आखिरी वक्त में अनंत सिंह के कैंपेन की कमान ललन सिंह ने संभाली हुई है। ललन सिंह मोकामा में घूम घूम कर छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं। इसी तरह की एक नुक्कड़ सभा में ललन सिंह लोगों को समझा रहे थे कि मोकामा में माहौल तो ठीक है, अनंत सिंह के पक्ष में है, इसलिए चिंता की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों पर नजर रखनी है। ललन सिंह ने अपने सपोर्टर्स को समझाया कि मोकामा में कुछ ऐसे लोग हैं जो वोटिंग के दिन गड़बड़ कर सकते हैं, इसलिए इन लोगों को उस दिन घर से मत निकलने देना। नेता हाथी तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही होना, उनका घर में पैक कर दी।
आप बहुत अगर हाथ जोड़तो तो कही हो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में इसलिए आज से सब लोग कमान संभाल लें। मोकामा के अलावा एक और सीट है सीवान की रघुनाथपुर सीट, जहां एनडीए का खास फोकस है। इस सीट पर शाहबुद्दीन का बेटा ओसामा शहाब आरजेडी के टिकट पर मैदान में है। परसों रघुनाथपुर में भी वोटिंग होनी है। यहां अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की दो रैलियां पहले ही हो चुकी हैं। आज कैंपेन के आखिरी दिन असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा रघुनाथपुर पहुंचे। हिमंता ने मजाकिया अंदाज में बात शुरू की, लेकिन मैसेज डायरेक्ट दिया। हिमंता ने कहा, जब उन्हें पता लगा कि रघुनाथपुर में ओसामा चुनाव मैदान में है तो उन्हें लगा कि ओसामा बिन लादेन क्या फिर से जिंदा हो गया। लेकिन बाद में पता लगा कि वो ओसामा नहीं, छोटा ओसामा है। लेकिन इस छोटे ओसामा को भी छोटे लेवल पर ही रोकना जरूरी है, क्योंकि ये बड़ा हो गया, विधायक बन गया तो जैसा नाम है वैसे ही काम करेगा। बिहार में सबकी निगाहें राघोपुर सीट पर भी हैं। इस सीट से तेजस्वी यादव मैदान में हैं। परसों राघोपुर में भी वोटिंग होनी है। यहां तेजस्वी का मुकाबला बीजेपी के सतीश कुमार यादव से है। आज राजनाथ सिंह ने राघोपुर में सतीश कुमार यादव के लिए कैंपेन किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि एनडीए के सुशासन में बिहार जबरदस्त रफ्तार से तरक्की कर रहा है। महागठबंधन के लोग झूठे वादे करके लोगों को जाति और मजहब के नाम पर भड़काकर सत्ता में आने का सपना देख रहे हैं। लेकिन बिहार के लोग जानते हैं, अगर आरजेडी की वापसी हुई तो फिर से बिहार में कट्टा बंदूक का राज होगा। इसलिए महागठबंधन का सपना कभी पूरा नहीं होगा। आज योगी ने भी कहा कि उत्तर प्रदेश में जो माफिया राज था वो खत्म हो चुका है। बिहार में भी अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा। योगी ने कहा कि यूपी में उनकी सरकार ने न सिर्फ माफिया को मिट्टी में मिलाया, बल्कि उनकी अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलवाकर उस जमीन पर गरीबों के लिए मकान बना दिए। योगी ने कहा कि यूपी में जब तक माफिया मौजूद है तब तक उनका बुलडोजर न रुकेगा न थमेगा। अब तो उत्तर प्रदेश में माफिया को रौंद करके बुलडोजर जब चलता है और माफिया के द्वारा अर्जित संपत्ति को जब हम लोग गरीबों में बांटने का काम करते हैं तो उसकी चिढ़ इनके पार्टनर समाजवादी पार्टी की लोग बिहार के अंदर भाषण के माध्यम से, बयानों के माध्यम से निकालने का काम कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का बुलडोजर थमने वाला नहीं है, वह डरने वाला भी नहीं है। अब तो बिहार भी माफिया के खिलाफ यही कार्रवाई करेगा। अब बात बंगाल की। आज से 9 राज्यों और 3 यूनियन टेरिटरीज में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू हो गया। चुनाव अधिकारी घर घर जाकर वोटर्स का वेरिफिकेशन कर रहे हैं। 11 राज्यों में तो यह प्रक्रिया शांति से चल रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में विवाद शुरू हो गया। ममता बनर्जी वोटर लिस्ट के रिवाइज किए जाने का विरोध कर रही हैं। आज कोलकाता में ममता बनर्जी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ सड़क पर उतरी। एसआईआर के खिलाफ प्रोटेस्ट मार्च निकाला और इसके बाद रैली हुई। अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि एसआईआर की वजह से बंगाल में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है और इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। अभिषेक बनर्जी ने कहा, अगर बंगाल के लोगों का वोट काटने की साजिश नहीं रुकी तो बंगाल के लोगों को दिल्ली की तरफ कूच करना पड़ेगा। दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस चुनाव आयोग का घेराव करेगी। अब से थोड़ी देर पहले वर्ल्ड कप जीतने वाली चैंपियन प्लेयर्स मुंबई से दिल्ली पहुंची। दिल्ली में हरमनप्रीत की टीम के स्वागत की जबरदस्त तैयारियां की गई थी। ढोल नगाड़ों का इंतजाम था, फैंस की भीड़ थी, खेल मंत्रालय के अफसर मौजूद थे। हरमनप्रीत कौर पूरी टीम के साथ जब होटल पहुंची तो माहौल उत्सव जैसा था। जमकर ढोल नगाड़े बजे, आतिशबाजी की गई और इसके बाद हरमनप्रीत ने केक काटकर जीत को सेलिब्रेट किया।
हमारी विमेन क्रिकेट टीम के वर्ल्ड चैंपियन बनने का जश्न मनाते समय 2-3 बातें नहीं भूलनी चाहिए। पहली तो यह कि टीम को बिल्ड करने का सिलसिला 5 साल पहले शुरू हुआ था। हमारी प्लेयर्स ने 5 साल तक जी तोड़ मेहनत की। दूसरा, टीम के कोच अमोल मजूमदार का कमिटमेंट लाजवाब था। और तीसरी बात यह कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मुकाबले भारत की जीत इसलिए बड़ी है कि हमारी टीम का अनुभव कम था। ये टीम कमजोर मानी जाती थी। इस टीम ने कई मैच हारे, लेकिन कोच और प्लेयर्स के डिटर्मिनेशन ने, बीसीसीआई की बैकिंग ने यह चमत्कार किया। क्रिकेट की दुनिया से एक और खबर आई। आईसीसी ने आज एशिया कप के दौरान कोड ऑफ कॉन्डक्ट के वायलेशन में पाकिस्तानी पेस बॉलर हारिस राउफ पर सख्त एक्शन लिया। हारिस राउफ को 2 मुकाबलों के लिए सस्पेंड कर दिया गया। राउफ अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के आखिरी 2 मैच नहीं खेल पाएंगे। राउफ ने भारत के खिलाफ 2 मैचों में कोड ऑफ कंडक्ट को तोड़ा था। ग्राउंड में ऑब्जेक्शनेबल इशारे किए थे, खेल को बदनाम किया था। इसलिए राउफ पर 2 मैचों की मैच फीस की 30% पेनल्टी भी लगाई गई है। आईसीसी ने सूर्य कुमार यादव पर भी मैच फीस का 30% जुर्माना लगाया। यह हैरान करने वाली बात है कि बुजुर्ग महिला डॉक्टर पर सिर्फ इसलिए भड़क गई क्योंकि उन्होंने चेहरे की चोट का इलाज करने के लिए पर्दा हटाया। अब सोचने वाली बात है कि डॉक्टर बिना देखे चोट का इलाज कैसे करता, और लोग भी अजीब हैं, महिला को समझाने के बजाय डॉक्टर पर हाथ उठा दिया। ऐसी घटनाओं का असर पूरे समाज पर होता है। एक अच्छी खबर आपको बता दूं जो गुजरात से आई है। अमरेली जिले के जीरा गांव के एक बिजनेसमैन बाबू भाई ने अपने गांव के सभी किसानों का लोन चुका दिया, किसानों को कर्ज से मुक्त कर दिया। असल में जीरा गांव के कोऑपरेटिव बैंक में 299 किसानों के नाम पर करीब 90 लाख रुपए का कर्ज हो गया था। लोन वापस न करने की वजह से किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था, लेकिन आज बाबू भाई ने सारा कर्ज चुका दिया। बाबू भाई ने बताया कि उनकी मां ने ख्वाहिश जताई थी कि उनके गहने बेचकर किसानों को इस कर्ज से मुक्ति दिला दी जाए।